हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सामान्य विज्ञान क्लास 7 का पार्ट 1 ले चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम उससे आगे करेंगे पार्ट 2। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएंगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। रेशों से वस्त्र तक, देखिए 3 चैप्टर, रेशों से वस्त्र तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फर्स्ट में, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जांतव रेशे कहलाते हैं। देखिए सेकंड में, रेशम के रेशे रेशम की कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। ठीक है। देखिए भेड़, बकरी तथा याक ऊन के ऊन देने वाले जंतु हैं। कौन कौन? भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं। ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये राइट आंसर सही है। ठीक है। देखिए उपयुक्त सभी कथन सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। जांतव रेशे कहलाते हैं। इसमें से रेशम के फाइबर रेशे रेशम की कीट के कोकून कोष से प्राप्त होते हैं। तथा ऊन के रेशे भेड़, बकरी तथा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1 में देखिए, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। 2 में देखिए, अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। 3 में देखिए, पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों पर फर से बनाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। देखिए कथन 3 गलत है, क्योंकि कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बाल फर से बनाई जाती है। ठीक है। देखिए अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अतः कथन 1 और 2 सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में क्या लिखा है? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है। देखिए सेकंड में, रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। 3 में देखिए, रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। 1, 2 और 3। देखिए रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन जैसे बने होते हैं। अतः कथन 1 और 2 सही है। ठीक है। देखिए रेशम कीट रेशम के रेशों का एक आवरण कोकून बनाते हैं। कोकूनों से रेशम को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर धागा बनाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, भारत में रेशम उत्पाद से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट पालन कोकून कोष से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखिए रेशम उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। रेशम उत्पादन में। ठीक है। आगे देखते हैं 4 क्वेश्चन। देखिए रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 1 में देखिए, इसका मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। 2 में देखिए, टसर, मूंगा तथा कोशा रेशम की किस्में हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। ठीक है। देखिए रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले
प्राप्त होने वाले रेशम के धागे गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होते हैं। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट में देखिए, रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी। देखिए सेकंड में, प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था उस मार्ग को आज सिल्क रूट, क्या कहते हैं, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई थी, भारत में नहीं। रेशम उद्योगों को प्रारंभ में चीन से गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट ही कहा जाता है। ठीक है, देखिए 4th चैप्टर ऊष्मा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? ए में सेल्सियस, बी में फ़ारेनहाइट, सी में केल्विन और डी में पास्कल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पास्कल। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है, जबकि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन तापमान के मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। सेकंड में देखिए, द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। 3 में देखिए, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा की किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ठीक है, देखिए उपयुक्त तीनों कथन सही है। उपयुक्त तीनों कथन सही है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु से ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ये है चालन, संवहन तथा विकिरण। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन एवं द्रवों और गैसों में संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वो क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसे मिलान करना है। थल समीर के बहने का समय, बी में समुद्र समीर के बहने का समय, सी में गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय, डी में हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय। इसे मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, अभी इसे मिला लीजिएगा। देखिए दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर ठंडी है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर चलने लगती है। समुद्र की ओर से आने वाली इस ठंडी वायु को समुद्र समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ लेने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों की खिड़कियों समुद्र की ओर बनाई जाती है। ठीक है, देखिए रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है, यह उसका उल्टा हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से
ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलती है, जो थल समीर कहलाते हैं। यह रात्रि के समय चलती है। ये रात्रि के समय चलती है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे गहरे रंग के वस्त्र पहनना सुखद लगता है। कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक होता है। ठीक है, देखिए 4 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फर्स्ट में, डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देखिए सेकंड में, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, देखिए दोनों सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसरण 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग होता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग होता है। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंक तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए 5 नंबर, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को कम अवशोषित करती है। सेकंड में देखिए, ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप रहती है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही है। केवल 2। देखिए, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरण को ज्यादा अवशोषित करती है, इसलिए कथन 1 गलत है। ऊनी वस्त्र हमें गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशे के बीच वायु फंसी रहती है, इसलिए कथन 2 सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाए तो क्या होता है? देखिए, लोहे के ऊष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला गर्म हो जाएगा। सेकंड में देखिए, लोहे का गोला ठंडा तथा जल का ताप अधिक हो जाएगा। 3 में, लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 में, गोले तथा जल दोनों का ताप कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, केवल 3 सही है। लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। चूंकि लोहे का गोला एवं जल समान ताप पर है, अतः ऊष्मा का प्रवाह किसी भी दिशा अर्थात न तो गोले से जल की ओर और न ही जल से गोले की ओर होगा। इस प्रकार किसी के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है, देखिए ए में, तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। 2 में, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। 3 में, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। डी में, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, जिसके कारण ऊष्मा बर्तन की तली में बेहतर तरीके से फैलाती है तथा भोजन अच्छी तरह से पकाता है। इसलिए इसका कथन डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए 5 चैप्टर अम्ल क्षारीय लवण सूची 1 और 2 में सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अम्ल का नाम और पदार्थ का नाम, इसे मिलान करना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, देखिए हम इसे विस्तार से बताते हैं। कुछ प्रमुख अम्ल एवं संबंधित पदार्थों के नाम निम्नलिखित हैं। अम्ल का नाम और पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है। देखिए एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में। फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रिक फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में और टमाटर में पाया जाता है। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है? विटामिन सी। देखिए इसमें आंवला, सिट्रिस और सिट्रस फल में पाया जाता है। ठीक है, देखिए 7 में टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। अंगूर, कच्चे आम आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी अम्ल प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्षारक का नाम पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है। सोडियम कार्बोहाइड्रेट खाने का सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला मार्जक है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में पाए जाते हैं। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, देखिए आगे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता है। देखिए सेकंड में हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। 3 में देखिए जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल कहलाती है, तो अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, देखिए उपयुक्त सभी कथन सही है। ऐसे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उदासीन विलयन। इसका pH 1 कितना होता है? इसका pH 1 7 होता है। ठीक है, देखिए ये लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को सूचक का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां इत्यादि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। ठीक है, आगे देखिए जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। वर्षा जल के अम्लीय होने का कारण प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं जो वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? 1 में देखिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। सेकंड में देखिए अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही है। देखिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, अतः कथन 1 सही है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, देखिए अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपयोग में लाया जाता है। जबकि जैव पदार्थ का उपयोग मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। जैव
जो पदार्थ मृदा में अम्ल निमुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। इसलिए कथन 2 गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फर्स्ट में, कारखानों के अवशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ में मिश्रित होते हैं। इसको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थों मिलाकर उदासीन किया जाता है। ठीक है, देखिए सेकंड में, आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने के सहायक होता है। ठीक है, 3 में देखिए, चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा सोडियम कार्बोनेट अथवा केलामाइन विलियम की सहायता से उदासीन किया जा सकता है। ठीक है, देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। कारखानों के कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। ऐसे पदार्थ को सीधे ही जलाशयों में विसर्जित किया जाए तो मछली व अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं, अतः क्षार मिलाकर उसको उदासीन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु इसकी अधिकता से अपाचन हो जाता है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ठीक है, देखिए चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अथवा केलामाइन विलियम की सहायता से उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। सेकंड में, दांतों के माध्यम फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मित करने में सहायक होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य है। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास कर वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन को शर्करा का विघटन अम्ल निर्माचित करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी मुक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थों भी दंत क्षय हेतु उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, दांतों की अम्लता को दूर करने हेतु टूथपेस्ट में नमक क्षार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।